हेलो एंड वेलकम टू कौशल सिविल सर्विसेज। और आज हम परीक्षा न्यूज की सीरीज में बात करेंगे 17 जुलाई के करंट अफेयर की। तो राष्ट्रीय करंट अफेयर में महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी, एन वी रमन्ना। उन्होंने जेल अधिकारियों को जमानत और अन्य आदेशों को तुरंत प्रसारित करने के लिए फास्टर लॉन्च किया। क्या है ये फास्टर? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। यानी कि अब बड़े आसानी से जो जेल के अधिकारी हैं, जेल सुपरिंटेंडेंट हैं, वो आसानी से जो जमानत के आदेश हैं उनको तुरंत प्रसारित कर पाएंगे। अभी क्या होता था, डिले होता था कि कोर्ट ने जमानत की अर्जी आज स्वीकार करी है और कई कई दिनों बाद वो जेल के अधिकारियों तक पहुंच रही है, तो जमानत मिलने में बहुत देरी होती थी। लेकिन अब जो है वो, क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, कि तुरंत के तुरंत अपलोड होगा और तुरंत के तुरंत जमानत मिलने में आसानी होगी। नेक्स्ट है ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक, यानी कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स। तो इनकी जो बैठक है वो भारत की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कोई भी छोटी से लेकर बड़ी तक कोई बैठक अगर भारत की अध्यक्षता में हो रही है, तो आप मानकर चलिए कि वो आपके एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आना है। नेक्स्ट, केरल सरकार सभी जिलों में दहेज निषेध अधिकारी नियुक्त करेगी। तो ये अपने आप में एक अनोखी पहल है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा निश्चित के इसी रूप में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा स्टेट है जिन्होंने अपने हर एक जिले में दहेज निषेध अधिकारी नियुक्त किए हैं। ये कुछ इसी तरीके से है कि अब यूपीपीसीएस जैसे कई सारी पोस्टों की भर्तियां करती है, एसटीएम डीएसपी के अलावा और भी बहुत सारी भर्तियां हैं। तो उनमें एक भर्ती जो केरल की गवर्नमेंट है वो दहेज निषेध अधिकारी की भी किया करेगी। नेक्स्ट, भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच वर्चुअली एक्सरसाइज शील्ड समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया। तो बड़ी अनोखी बात है, वर्चुअली ही एक्सरसाइज हो गई। कौन कौन देश हैं इसमें? एक्सरसाइज शील्ड, तो पहले तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज शील्ड किन तीन देशों के बीच में हो रहा है? इंडिया है, श्रीलंका है और मालदीव है। तीनों पड़ोसी देश हैं और तीनों के तीनों इंडियन ओशियन के महत्वपूर्ण घटक हैं। ठीक है, एक्सरसाइज शील्ड। नेक्स्ट है गुजरात की खबर है, लेकिन राष्ट्रीय करंट अफेयर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुनर्विकसित गांधीनगर रेलवे स्टेशन और इसके ऊपर एक नवनिर्मित 5 सितारा होटल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यूपी की तैयारी कर रहे हैं और ये चैनल फिलहाल इसका पूरा ध्यान यूपी के यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के एग्जाम पर है। तो उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर कि प्रधानमंत्री ने वाराणसी में रुद्राक्ष नामक कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया और इसका निर्माण जापानी सहायता से किया गया है। तो ये जो वाराणसी में जितनी भी अ, उद्घाटन और घोषणाएं प्रधानमंत्री जी ने की हैं 15 जुलाई को, वो आपके लिए डिटेल में जाननी जरूरी है। ये तो केवल बहुत बेसिक नॉलेज हो गई कि रुद्राक्ष नामक कन्वेंशन सेंटर खोला है और वो जापान की सहायता से हुआ है और वो बनारस में खोला गया है। तो ये तो बहुत बेसिक नॉलेज हो गई। इसके अलावा और डिटेल में आपको जानना होगा, तो जब हम डिटेल्ड कवरेज करेंगे, अभी तो एक पर डे वाली कवरेज है परीक्षा न्यूज में, लेकिन हम डिटेल्ड वीडियो भी लेकर आ रहे हैं जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो आप नज़र बनाए रखिएगा हमारे चैनल पर, ये सब कुछ कवर कराया जाएगा। नेक्स्ट, सुरेखा सीकरी का 75 साल की उम्र में निधन। तमस, मम्मो और बधाई हो के लिए 3 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। आपने अगर टीवी देखी होगी तो निश्चित रूप से इनको देखा होगा। सुरेखा सीकरी जी हैं ये, इनका निधन हो गया है और 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इन्होंने जीता है सहायक अभिनेत्री के तौर पर। बड़ी बात है ये। नेक्स्ट है, अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के सह संस्थापक गिराज साराभाई का 97 साल की उम्र में निधन हुआ। आर्थिकी से कुछ बड़ी खबर है। क्या है? मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र और गुजरात से जोड़ने वाले 8 नए रूट नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा केंद्र की उड़ान, उड़ान की फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत लॉन्च किए गए। आपको पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो नई मंत्रिमंडल है उसमें नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं और वो खुद मध्य प्रदेश से आते हैं।
जो ग्वालियर क्षेत्र है उसमें उनकी मजबूत पकड़ है। तो मध्य प्रदेश के लिए एक तरीके से वो नई सौगात लेकर आए हैं। 8 नए रूट पर उड़ान स्कीम को उन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्या है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री ने संयुक्त रूप से आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम सीटअप का शुभारंभ किया। फुल फॉर्म पता होना चाहिए किस किस के बीच में ये हुआ है। तो एस फॉर स्कूल एंड आई फॉर इनोवेशन एंड आई फॉर इनोवेशन एंड ए फॉर एम्बेसडर एंड पी फॉर प्रोग्राम। तो ये थोड़ा सा इसमें उल्टा कर दिया गया है ये कि ए जो पहले होना चाहिए था, लेकिन नाम ठीक लगे इसके लिए इन्होंने टी को पहले रख दिया, ए को बाद में रख दिया। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री और जनजातीय मामलों के मंत्री के बीच में ये सिग्नेचर हुए और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए ये पूरा कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्या है, किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया गया। किसान सारथी। नेक्स्ट है, केंद्रीय ऊर्जा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कुशल भवन डिजाइनों को प्रोत्साहित करने के लिए निर्माण पुरस्कार की शुरुआत की घोषणा की। क्या है, नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी रोड मैप फॉर मूवमेंट टुवर्ड्स अफोर्डेबल एंड नेचुरल हैबिटेट। ये पूरा जो रोड मैप है इसी के थ्रू ये पुरस्कार दिए जाएंगे। तो ये किस तरीके के कुशल भवन, मतलब क्या, जिनमें कम ऊर्जा की खपत होती हो, है ना, और हरित ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा हो, है ना, और वाटर कंजर्वेशन होता हो। इस तरीके के जो घर होते हैं उनको कहा जाता है कुशल भवन। ठीक है, तो उसी को प्रोत्साहित करने के लिए ये नया प्रोग्राम शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय में बड़ी खबर, काफ़ी बड़ी खबर, कि पाकिस्तान रूस ने कराची से लाहौर तक 1100 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। कराची से लाहौर तक कौन बनाएगा? रूस। रूस जो है मदद करेगा पाकिस्तान की 1100 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन को बिछाने में। ठीक है, नेक्स्ट है, अफगानिस्तान की खबर है कि कंधार प्रांत में पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या की गई। तो ये जो नाम है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि ये अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय खबर है और भारत से भी जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है, एपेक यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नेता महामारी से लड़ने के लिए कोविड-19 टीकों के साझाकरण और निर्माण का विस्तार करने के लिए सहमत हुए हैं। तो एपेक के नेता अब महामारी से एकजुट होकर लड़ेंगे। तो ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो हमारी जो IR की सीरीज है उसमें हम अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में बहुत कुछ डाल भी चुके हैं और लगातार डाल भी रहे हैं, और एपेक की भी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। नेक्स्ट है, लेबनान के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार साद हरीरी ने इस्तीफा दिया है। तो ये है साद हरीरी। तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि ये इस्तीफा देना, नए नियुक्त होते तो जरूर कुछ क्वेश्चन बनने की संभावना थी, लेकिन हम इसके थ्रू लोकेशन जान लेते हैं लेबनान की इस खबर के बहाने। देखो ये है लेबनान, लेबनान की कैपिटल बेरुत, और लेबनान किस किस से टच है तो आप देखेंगे इसके साउथ में ये इजराइल से सीमा बनाता है अपनी, और इसके ईस्ट में, और ईस्ट में या फिर कहें साउथ ईस्ट में और साउथ में भी और नॉर्थ में, ये सब तरफ से सीरिया से घिरा हुआ है। और इसकी जो वेस्ट की सीमा है वो लगती है मेडिटेरेनियन सी के साथ, भूमध्य सागर के साथ इसकी सीमा लगती है। तो ये दो ही देशों से बाउंड्री बनाता है, इजराइल और सीरिया, और एक सीमा इसकी समुद्र से लगती है। तो ये तो रही खबरें। अब हम क्विज की तरफ, क्विज नहीं आप कह सकते हैं कि प्रश्नोत्तरी। क्विज तो तब मानी जाए जब 4 ऑप्शन हो, लेकिन ये प्रश्नोत्तरी आप कह सकते हैं इसको। तो इसके थ्रू हम जो करंट अफेयर या तो रह गए हैं हमारे किसी भी वजह से उनको कवर करते हैं, या फिर आप किसी को डिटेल में जानना चाहते हैं, ऐसी कोई खबर है जो कि डिटेल में जाननी जरूरी है, और साथ में रिवाइज भी हो जाता है आपका, क्योंकि इसमें बेसिकली वही चीज़ें रिपीट होकर आती हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए,
तो पहला क्वेश्चन है, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित गतिशीलता परियोजना यानी ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी प्रोजेक्ट की स्थापना किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में करेगा? तो वो है लद्दाख में। तो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी ने इस क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए लद्दाख के साथ एक समझौता किया है। लेह देश का पहला शहर होगा जो एक बार पूरा होने के बाद हरित हाइड्रोजन आधारित गतिशीलता परियोजना को लागू करेगा। एनटीपीसी 5 हाइड्रोजन बसें चलाने और लेह में एक सौर संयंत्र और एक हरित हाइड्रोजन उत्पादन इकाई स्थापित करने जा रहा है। तो ग्रीन हाइड्रोजन एक्चुअली है क्या? ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि जो इसमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी वो किसी भी तरीके से एनवायरमेंट के लिए हानिकारक नहीं होगी, है ना? यही है बस, जहाँ ग्रीन लग जाए तो आप मान के चलिए कि जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन है हाइड्रोजन का। हालांकि हाइड्रोजन कई तरीके से बनाई जा सकती है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन में ये ध्यान रखा जाता है कि उस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाए कि जो वातावरण के लिए हानिकारक ना हो। तो भारत का पहला जो यूनियन टेरिटरी है वो है लद्दाख, जो कि हरित हाइड्रोजन पर आधारित जो मोबिलिटी प्रोग्राम है उसको लॉन्च करेगा। अभी वो अपने प्रोसेसिंग के फेज में है। जब एक बार वो बनकर तैयार हो जाएगा, पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा, उसके बाद ये चीज़ें और अच्छे से बढ़ने लगेंगी। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा 1999 का सेनारी नरसंहार। काफ़ी फेमस है ये सेनारी नरसंहार। ये किस राज्य में हुआ था? बिहार में हुआ था। तो क्यों ये क्या था और न्यूज में कैसे आया ये? सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा 1999 के सेनारी नरसंहार के आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ बिहार सरकार की अपील पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है। 1999 में जहानाबाद जिले के सेनारी गांव में अब बंद हो चुके माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के उग्रवादियों के द्वारा 34 लोगों को गांव में मार दिया गया था। तो अब जो है पटना उच्च न्यायालय ने बोला था कि इस केस को बंद करो, आरोपियों को बरी किया जाए, लेकिन जो वहाँ की गवर्नमेंट है बिहार की, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ, हम केस को सुनेंगे, दोबारा खोलेंगे। नेक्स्ट, बेस्टाइल डे या बास्टील दिवस जो हाल ही में मनाया गया किस देश का राष्ट्रीय दिवस है? फ्रांस का। आपने अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा तो उसमें ये बास्टील का दिवस आता है। तो बास्टील दिवस, जिसे फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 14 जुलाई को भव्य रूप से मनाया जाता है। पूरे देश में इस दिन को आतिशबाजी और परेड के साथ मनाया जाता है। राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई 1789 को बास्टील के पतन की याद में मनाया जाता है। उस दिन गुस्साई भीड़ ने सैन्य किले और जेल पर धावा बोल दिया था। तो ये बास्टील में क्या थी? जेल थी एक्चुअली। तो जेल पर धावा बोल दिया था और वहाँ के जितने कैदी वहाँ बंद थे, राजनीतिक कैदी, उन सबको छुड़वा भी लिया था। तो ये 14 जुलाई 1789 की घटना है और यही वो दिन है जब कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई है ना। तो ये इसीलिए फ्रांस का नेशनल डे है। नेक्स्ट है, कार्मन लाइन जो हाल ही में चर्चा में रही थी, किस कारक को निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो अंतरिक्ष की सीमा निर्धारित करने के लिए ये प्रयोग में ली जाती है। तो कॉर्मन रेखा अंतरिक्ष की सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत रेखा है जो समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर है, लेकिन अमेरिका अंतरिक्ष के किनारे के रूप में 80 किलोमीटर का उपयोग करता है। इसका नाम एरोस्पेस अनुभवी विशेषज्ञ थियोडोर वॉन कर्मन के नाम पर रखा गया था। हाल ही में ब्रिटिश व्यवसायी रिचर्ड ब्रेंसन अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष के किनारे पर पहुंचे, लेकिन विशेषज्ञों को संदेह है कि क्या उन्होंने वास्तव में अंतरिक्ष के आधिकारिक किनारे को छुआ है। जबकि ब्रेनसन की वर्जिन गैलेक्टिक उड़ान 86 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई। जेफ बेजोस की ब्लू ओराइजन उड़ान के 106 किलोमीटर से ऊपर उड़ान भरने की उम्मीद है। तो ये 86 किलोमीटर तक ऊपर गए। तो दो डेफिनेशन है। अगर 80 किलोमीटर वाली डेफिनेशन को माना जाए तो हाँ, इन्होंने अंतरिक्ष की जो कार्बन लाइन है उसको छुआ, और अगर 100 किलोमीटर वाली जो ज़्यादा मान्य है उसको माना जाए तो इन्होंने नहीं छुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बोल बम यात्रा आमतौर पर हिंदू धर्म के भक्तों द्वारा भारत के किस राज्य में आयोजित की जाती है? पता होना चाहिए, उड़ीसा। तो जो भी त्योहार पर्व होते हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में। तो आमतौर पर उड़ीसा राज्य में आयोजित बोल बम यात्रा के दौरान भक्त
सावन के महीने में शिव मंदिरों में पवित्र जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर में नंगे पैर यात्रा शुरू करते हैं। उड़ीसा में मौजूद कोविड-19 स्थिति के कारण राज्य सरकार ने कौड़िया या बोल बम भक्तों की धार्मिक गतिविधियों और सभाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। उत्तराखंड सरकार ने इससे पहले लगातार दूसरे साल कांवड़ यात्रा रद्द की थी। तो ये था आज का परीक्षा न्यूज। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।